नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूबियो के सामने उठाया यूएस वीजा का मुद्दा। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले, निशाने पर भारत नहीं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सियासत तेज। राहुल गांधी ने कहा, बड़ा संकट आने को है, तो केजरीवाल ने कहा, जनता को स्वीट पॉइजन दे रही है सरकार। फाल्टा चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। टीएमसी के जहांगीर खान को जनता ने नकारा। टीएमसी में पसरा मातम तो बीजेपी में बटी मिठाइयां। राहुल गांधी का छलका मुस्लिम प्रेम, कहा अल्पसंख्यक नहीं मुस्लिम कहे। पीएम मोदी पर विवादित बयान पर बीजेपी ने लगाई फटकार। पाकिस्तान में एक और धमाका। बीएलए के हमलावरों ने जाफर एक्सप्रेस को उड़ाया। 26 से अधिक लोगों की मौत, 70 घायल। खबरों में सबसे पहले बात इंडिया यूएस डील की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक हुई। इस बीच दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया। भारत अमेरिका 10 साल के डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को रिन्यू कर दिया गया है। वहीं अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस पर भी नया रोड मैप साइन हुआ। रक्षा सहयोग अब और गहरा होगा। ट्रेड डील की बातें फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी ठोस सहमति बनी। पश्चिम एशिया, हार्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा, इंडो पैसिफिक और ग्लोबल मुद्दों पर दोनों की नजरें हैं। जयशंकर ने वीजा प्रॉब्लम उठाया तो रूबियो ने कहा, भारत टारगेट नहीं है, ये ग्लोबल सिस्टम अपडेट है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, एक तो भारत के साथ अमेरिका के जो रिश्ते पिछले 3-4 महीनों से बुरे हुए, लगातार हिंदुस्तान के एनर्जी नीड्स, क्रूड ऑयल जो हम बाहर से खरीद रहे थे, उस पर तमाम तरह की टिप्पणियां, डोनाल्ड ट्रंप बार बार हिंदुस्तान को पाकिस्तान से तौलने की जो वो कोशिश कर रहे थे, भारत नाराज था। ये बात अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जान रहा था। भारत झुकेगा नहीं, ये भी उन्हें मालूम था। और जिस तरीके से इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशन में अलग अलग कॉर्नर्स बन रहे हैं, भारत बिना किसी की मदद से अपने आप में एक बड़ा शक्तिशाली कॉर्नर बन के उभरा है। ये दुनिया अब कोई दो सुपर पावर के स्ट्रगल के बीच की दुनिया नहीं है। अभी मल्टीपोलैरिटी है और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर भारत भी एक पोल है और इसे अमेरिका नाराज नहीं कर सकता। मतलब देर आए दुरुस्त आए। और इसलिए आज जितनी भी बातचीत हुई, भारत का पलड़ा भारी रहा। जयशंकर साहब ने दो टूक कहा कि हमारी नीड्स जो क्रूड ऑयल की है, पेट्रोल की है, वो आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। लीव दिस टू द मार्केट। हमें कहां से खरीदना है, नहीं खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, ये भारत खुद ब खुद डिसाइड करेगा। और इसलिए पूरी दुनिया में ऑयल की क्राइसिस है। भारत ने अपने लोगों को इस क्राइसिस का असर होने नहीं दिया। जी, तो खबरों में अब बात पेट्रोल पर सियासत की। देश में बढ़ती तेल और गैस की कीमतों पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार की गलतियों का खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बार बार दाम बढ़ाना ये जनता के लिए धीमा जहर की तरह है। केजरीवाल ने पूछा, जब रूस और ईरान हमें सस्ते दामों पर तेल गैस देने को तैयार है, तो सरकार इसे क्यों नहीं खरीद रही है? विपक्ष क्या कर रहा है सर? क्या वाकई संकट आने को है या देश को बरगला रहा है? देखिए, विपक्ष जो है वो कॉकरोच हो गया है। आजकल इनका इंटरेस्ट जो है ना, ये केजरीवाल के नाले से निकला हुआ कॉकरोच आजकल इन लोगों के दिमाग में चल रहा है। दे वांट टू क्रिएट पैनिक, अफवाह उड़ाना। जब कोविड आया था, इतने सारे लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमने वैक्सीन बना लिया, ये वैक्सीन नहीं लगना चाहिए। ये लोग विदेशी एजेंट की तरह काम करते हैं, विदेशी एजेंट की तरह काम करते हैं। मुझे बोलने में जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं है। कारण
ये क्राइसिस जो है ये ग्लोबल क्राइसिस है। हिंदुस्तान कैसे इससे अलहदा रह सकता है? क्या हिंदुस्तान की गलतियों की वजह से ये क्राइसिस आया है, या युद्ध जो एक एक्सटर्नल फैक्टर है उसकी वजह से ये क्राइसिस आया है? तो अभी तक तो एडजस्टमेंट किया ही जा रहा था, लेकिन सरकार के रिसोर्सेस की भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो लोगों के ऊपर 3 रुपए बढ़ाए गए, या फिर 90 पैसे बढ़ाए गए, फिर 95 पैसे बढ़ाए गए, 3 बार बढ़ाया गया। अगर इसे दुनिया के अगर हिसाब किताब से देखें कि बाकी देशों में क्या हो रहा है, तो यह तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा चलिए, आप बहुत जनता के बारे में फिक्रमंद हैं, तो एक काम कीजिए, केरल में आपकी सरकार है राहुल गांधी की, कर्नाटक में, हिमाचल में है। जनता को रिलीफ देना है तो आप एक काम कर लो, जो स्टेट टैक्स है जो ज्यादा है उसको आप कटौती कर दो। तब तो यह माना जाएगा कि भाई जनता के लिए आप काम कर रहे हो। दिल्ली में सरकार है बीजेपी की, तो पंजाब में क्यों महंगे तेल मिल रहे हैं? केजरीवाल को कहना चाहिए मान को कि अपना जो स्टेट टैक्स है उसमें, क्योंकि जो ऑयल की कीमत है जो हम पैसे देते हैं पर लीटर, उसमें कुछ टैक्स स्टेट के पास भी जाता है, कुछ जो है वो केंद्र के पास भी जाता है। तो आप स्टेट टैक्स को माफ कर दो, लोगों तक प्रॉब्लम नहीं पहुंचेगी। कर्नाटक में भी दिल्ली से ज्यादा है, केरल में भी है। आप ये बताओ ना कि आप क्या कर रहे हो? विपक्ष में रह करके सिर्फ अटैक करना, उससे जनता के अंदर आपके प्रति कोई विश्वास जगने वाला नहीं है। जी, तो खबरों में अब बात पश्चिम बंगाल के फाल्टा चुनाव की। बीजेपी के देवांशु पांडा ने धमाकेदार जीत हासिल की, टीएमसी के किले को जड़ से उखाड़ फेंका, और इस जंग में सीपीआई दूसरे नंबर पर रही तो तीसरे पर कांग्रेस ने स्थान बनाई। वहीं टीएमसी चौथे स्थान पर पहुंचकर अपनी लाज भी नहीं बचा पाई। चुनाव के नतीजों से टीएमसी में मातम का माहौल है। वहीं ममता बनर्जी के करीबी नेताओं ने भी उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। फाल्टा सीट जीतने के बाद बीजेपी में काफी उत्साह है। बीजेपी तो सर जीत गई, टीएमसी क्यों हारी? देखिए, टीएमसी को हारना ही था, और ये टीएमसी की हार नहीं है, टीएमसी की इज्जत उतर गई है। क्योंकि ये जो फाल्टा है ये डायमंड हार्बर इलाके में आता है, और अभिषेक बनर्जी बार बार इसे इस तरीके से तूल दिया, इस तरीके के बयान दिए कि फाल्टा टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, अभिषेक बनर्जी के लिए नाक का सवाल हो गया। ये बीजेपी ने नहीं किया, आपके अपने बयान से कि फाल्टा के अंदर आकर के कोई हमारे डायमंड हार्बर मॉडल का बाल बांका नहीं कर सकता, ये तो ध्वस्त हो गया। मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं, यू हैव स्टार्टेड, आई विल एंड। तुमने शुरुआत की है, खत्म हम करेंगे। लोगों को मारने की धमकी, ये धमकी, वो धमकी, और चुनाव से पहले आप भाग गए। चुनाव से पहले आप भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए। तो बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी बात है, इन जगहों पे जहां आप कभी सोच नहीं सकते कि बीजेपी वहां जीत सकती है, इतना बड़ा मार्जिन से आप चुनाव जीत रहे हो। आप मैदान छोड़ करके भागे तो टीएमसी के अंदर लोग सवाल कर रहे हैं कि ये फाल्टा तो अभिषेक बनर्जी के इलाके में है। अगर आप वहां पार्टी की ऐसी की तैसी करवा रहे हो तो फिर आप किस बात के नंबर 2 हो भाई? क्यों अपने आप को इतना ज्यादा आकलन कर रहे हो? और इस हार की वजह से आप देखिएगा कि 2-3 दिनों के अंदर कई सारे इलाकों से यह खबर आएगी कि लोग टीएमसी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। जी, तो खबरों में बात अब राहुल गांधी की मुस्लिम अपीजमेंट की। राहुल गांधी ने दिल्ली में खुले मन से अपने नेताओं को कहा, अगर किसी मुस्लिम के साथ अन्याय होता है तो उसकी आवाज सिर्फ अल्पसंख्यक के तौर पर नहीं बल्कि मुस्लिम पहचान के साथ उठाई जानी चाहिए। साथ ही पीएम मोदी को लेकर कहा कि आर्थिक असंतोष के चलते अगले 1 साल में पीएम मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इस बयान पर बीजेपी भड़की हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण बयान नहीं है बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। राहुल गांधी देश में क्या करना चाहते हैं? देखिए, उनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, वो करना क्या चाहेंगे? उनसे कुछ नहीं हो सकता। वो एक दंतहीन, विषहीन, बेअसर लीडर है।
उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप जो काम कर रहे हो उससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर फायदा हो रहा है। अभी अचानक से आपने मुस्लिम लीडर्स के साथ, उनका जो अल्पसंख्यक कमेटी है उसके साथ बैठक कर रहे थे और उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मुसलमानों की आवाज कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ के उठाएगी। और हमें कहा जाता है कि मुसलमानों की आवाज आप उठाएं तो अल्पसंख्यक शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं कहता हूं आज से सीधे सीधे कहेंगे कि हम मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं। वी हैव बिकम अ मुस्लिम पार्टी। यही तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, वो जालीदार टोपी पहन करके कहा भी कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ आपने बकायदा गठबंधन किया। इतने दबाव में आ गए राहुल गांधी कि आप अपने चहेते केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री नहीं बना सके, उनको वहां बनाना पड़ा उनको, जिसको मुस्लिम लीग ने कहा। यही हाल कर्नाटक के अंदर में मुस्लिम मौलवी मौलानाओं से चारों तरफ से घिर गई है कांग्रेस पार्टी। और ये जो बवाल है कि हम मुसलमानों की आवाज बनेंगे, ये बीजेपी के लिए नहीं है। ये सिग्नल दिया गया है अखिलेश यादव को कि मुसलमान हमारे साथ हैं, अपने यादव को अपने पास रखना। यूपी चुनाव में 102 सीट चाहिए अगर गठबंधन करना है, नहीं तो हम मुस्लिम वोट बैंक में डेंट भी मारेंगे, मायावती से गठबंधन भी कर लेंगे और तुम्हारा हाल वही हो जाएगा जो बिहार में तेजस्वी का हुआ और जो हाल बंगाल में ममता बनर्जी का हुआ। ये राहुल गांधी का मैसेज है अखिलेश यादव के लिए। जी, तो खबरों में अब बात पाकिस्तान हमले की। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूच लिबरेशन आर्मी के आत्मघाती हमलावरों ने जाफर एक्सप्रेस को नजदीक आते ही विस्फोट कर दिया। इस हमले में अब तक कम से कम 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 70 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सुनियोजित हमला बताया है। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा कैंट से सेना के जवानों को लेकर जा रही थी। आत्मघाती हमलावरों ने खुद को बम से उड़ा लिया। पीएम कह रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करेंगे। कर पाएंगे कभी ये? देखिए, वो आतंकवाद को क्या खत्म करेंगे, तो बार बार हो रहा है। जाफर एक्सप्रेस पे ये लगातार पिछले 1 साल में चौथा या 5वां अटैक है। पहले आप समझ लीजिए जाफर एक्सप्रेस है क्या। ये कोयटा से पेशावर जाती है, दिस इज द ओनली ट्रेन। और ये ट्रेन, इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी वाले होते हैं। कोयटा कैंट से ये गाड़ी चलती है और पेशावर कैंट तक जाती है। इसलिए इसमें आम जनता, क्योंकि लंबा सफर है, बहुत रास्ता जो है घुमा हुआ है, इसलिए इसमें आर्मी वाले सब ट्रेवल करते हैं, शुरू से चलते आ रहे हैं। बार बार अटैक किया जाता है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक सुनसान जगह पे रेगिस्तान में इसी जाफर एक्सप्रेस को रोक दिया गया था। वहां 150 लोगों को जो है मौत के घाट उतारा गया। इस बार जो है ब्लास्ट कर दिया गया। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आंकड़े आ रहे हैं कि 26 मरे, 70 घायल। लेकिन जो जानकारी आ रही है इसमें यह बताया जा रहा है कि 60-70 लोगों की मौत हुई है, 150 से ज्यादा लोग बाकायदा घायल हैं। कारण ब्लास्ट के बाद ये जो जाफर एक्सप्रेस जो तेजी से जा रही थी वो पटरी से उतर गई और पटरी से उतरने के बाद 3 बॉगी तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। अभी तक उससे लाशें निकाली ही जा रही है। और ये जब हमला हुआ, हमले के बाद दनादन चारों तरफ से गोलियों की आवाज सुनाई दी। मतलब जो जिंदा बच के बाहर निकल रहे थे उन आर्मी पर्सनल्स को ये लोग चुन चुन के मार रहे थे। पूरी कहानी कुछ दिनों बाद आएगी। पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे इंसिडेंट को छिपाने की कोशिश की जा रही है। बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों की। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।